हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम रैप। आज हम इस वीडियो में इग्नू के MPS 3 के बारे में बात करेंगे। हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से पेपर कोड के लिए वीडियो चाहिए। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपके एग्जाम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Analysis of the process of transformation in the sphere of politics in post 1967 India। हमें बताना है कि जो हमारे पॉलिटिक्स है उसने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसमें चेंजेस आए 1967 के बाद इंडिया में। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं ये जो हमारा 1967 था, ये हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा ईयर माना जाता है। ये एक गेम चेंजर ईयर माना जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो इस ईयर में ख़त्म हो गया था। काफ़ी सारी जो हमारी रीजनल पार्टीज थी वो एमर्ज होने लग गई थी और जो इकोनॉमिक टर्म्स में भी हम देखें तो इकोनॉमिक में भी हमारा पूरा ही इसने डायरेक्शन बदल दिया था। ठीक है, 1967 एक ऐसा ईयर मार्क है जो कांग्रेस के डोमिनेंस को डिक्लाइन और एक नया पॉलिटिकल एरा की शुरुआत करता है। ठीक है, 1967 से जो 1990 तक इंडिया ने काफ़ी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस की, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल टर्म्स में हो या फिर वो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में हो। ठीक है, लेकिन 1991 में इंडिया में क्या आया, लिबरलाइजेशन आया। ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों में ही काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो हमारे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया 1967 से 1990 तक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ रीजनलिज्म। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में पावर खो दी थी। ठीक है, हार गए थे वो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि जब रीजनल पार्टीज जैसे हमारी DMK हो गई, ठीक है, हमारी अकाली दल हो गई, ये सारी हमारी पावर में आई। इससे क्या हुआ, इससे पॉलिटिक्स में रीजनल आइडेंटिटीज काफ़ी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद है हमारा इमरजेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब है जो हमारी काफ़ी सारी स्मॉल पार्टीज हैं वो एक साथ मिलके एक न्यू पार्टी बनाती है। तो क्या हुआ था, कांग्रेस के वीक होने के बाद जो हमारी कोएलिशन पॉलिटिक्स का ज़माना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया था। काफ़ी ज़्यादा जो हमारी कोएलिशन पॉलिटिक्स है, जो पार्टीज है वो एमर्ज होने लग गई थी। स्टेट्स और सेंटर दोनों में गठबंधन काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण बनने लगी थी और नेगोशिएशन पॉलिटिक्स में भी एक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। देन वी हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि जो इंस्टेबिलिटी के बावजूद इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते रहे, उस टाइम पर भी सोशल जस्टिस मूवमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस जैसे हमारी दलित्स हो गए, माइनॉरिटी को एम्पावर किया। ठीक है, किसके थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, जैसा कि हम जानते भी हैं, है ना, मूवमेंट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमें सोशल जस्टिस के लिए लड़ाइयाँ हुई। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब डेमोक्रेसी को एम्पावर किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो इनकी वजह से ये दिखाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा डीपन करता है। देन वी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1967 से 1990 तक। क्या क्या हमारे उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, इस पीरियड को हम लाइसेंस राज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पर एक स्टेट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ कितनी हुई थी, सिर्फ 3.5% तक ही ग्रोथ हुई थी, जिसको किससे जाना गया, इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला गया। जो पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपैंड हुआ, लेकिन करप्शन और इफिशिएंसी भी बढ़ गई थी। उसके बाद आते हैं हम अपने 1991 के बाद क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल चेंजेस। क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए 1991 के बाद। 1991 के बाद जो हमारी कोएलिशन पॉलिटिक्स नॉर्म बन गई थी। ठीक है, बीजेपी एक मेजर नेशनल पार्टी के रूप में उभर के आई और जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो तो हमारा खत्म हो ही गया था। जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और इनकल्सिव बन गई थी 1991 के बाद। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसे आया 1991 के बाद, ये हम देखते हैं। तो 1991 के बाद इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के सामना करना पड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट ने LPG रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, जो कि है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया। जो फॉरेन थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंडिया में, जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग गई, जो मिडिल क्लास हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, पॉवर्टी कम हुई जिसकी वजह से, लेकिन
इससे क्या हुआ, हमारा इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई, ठीक है, इंक्रीज्ड हुई। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या क्या डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट पड़ा इसका। लिबरलाइजेशन के बाद पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और फोकस्ड हो गई थी। वोटर के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए और गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या आया, एम्फोसाइजेस आया। हम इसमें अपना बाद में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 1967 इंडिया में 1967 में इंडिया में क्या हुआ कि पॉलिटिक्स का पूरा ही फेस चेंज हो गया। कांग्रेस का डोमिनेंस चला गया एक तो, ठीक है, रीजनल और कोएलिशन पॉलिटिक्स आ गई, डेमोक्रेसी और ज़्यादा डीपन हो गई। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ने लाइसेंस राज से लिबरलाइजेशन तक का हमारा क्या किया, सफ़र तय किया, ठीक है। अगर हम जो आज के मॉडर्न इंडिया की जो क्या बन गया, ये एक फाउंडेशन बन गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो इंडिया को आज एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इमर्जिंग इकोनॉमी बनाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, इज इट फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये हमें इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है क्या, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक लेजिस्लेचर के पास सुप्रीम पावर है क्या, किस चीज़ की, लॉ बनाने की, अमेंड करने की या फिर अपील करने की, बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये आइडिया सबसे पहले यूके में आया था, ठीक है, जहां पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा हायर अथॉरिटी दी जाती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सोवर्निटी किसके पास है, इंडिया में हमारे पास सोवर्निटी है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सुप्रीम माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी नहीं है, लेकिन यूके में क्या है, पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है। इंडिया में पार्लियामेंट के पावर्स जो है उसको उस पर लिमिटेशंस लगाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, किसके अकॉर्डिंग, यूके सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये वाला, यूके सिस्टम, ठीक है, यूके सिस्टम के अकॉर्डिंग है हमारा ये वाला, जिसमें क्या बोल रहे हैं, इस कंसेप्ट को किसने दिया, हमारे एवी डाइसी ने दिया, जो कि ब्रिटिश कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक और अनमेक एनी लॉ, नो पर्सन और बॉडी कैन ओवरराइड इट्स लेजिस्लेशन। ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास ही एक राइट है कि वो क्या करे, या तो कोई भी लॉ बनाए या फिर ना बनाए, ठीक है। कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बॉडी उसको चेंज नहीं कर सकती। ये बोलते हैं कौन, हमारे एवी डाइसी, ठीक है। ये बोलते हैं, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ठीक है। कोई भी कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट उसका क्या नहीं कर सकता, सवाल नहीं पूछ सकता किसी भी लॉ के लिए। यहाँ तक कि एक पार्लियामेंट अपने सक्सेसर को क्या करती है, बाइंड नहीं कर सकती। ये होता है एब्सोल्यूट सोवर्निटी, जो कहाँ पर है, हमारे यूके में है और हमारे इंडिया में नहीं है। उसके बाद आते हैं हम अपने पार्लियामेंट सोवर्निटी इन इंडिया। अब हमने यूके का देखा, अब हम देखेंगे इंडिया में क्या क्या है, ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन एब्सोल्यूट सोवर्निटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किसको दी जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 245 और 246 में पार्लियामेंट के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट करता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट को सारी पावर्स नहीं दी जाती। सुप्रीमेसी किसके पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। सेकंड वी हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें क्या होता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, पावर्स हमारी डिवाइडेड है। थर्ड वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करेगा वो वॉइड होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 32 and 226 give courts power to strike down unconstitutional laws। ये कहता है कि आर्टिकल 32 और 226 कोर्ट्स को पावर देती हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन करने का, ठीक है।
उसके बाद एक ये सवाल है कि इज इट फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवर्निटी जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। ये हम कुछ कुछ केसेस के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम केशव नंदा भारती 1973 की बात करें, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस केस में हमने ये जाना। सेकंड केस इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जरूरी है। उसके बाद है हमारा माइनरवा मिल्स 1980। इसमें क्या हुआ, इसमें पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को लिमिटेड बताया गया, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर हम इसको अपने कंक्लूजन से एंड करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल रिव्यू, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इंडिया में पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में सुप्रीम है पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सुप्रीम किसको माना गया, कॉन्स्टिट्यूशनल को। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। जुडिशरी गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंश्योर कराती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या करे, वोलेट ना करे। यानी इंडिया मॉडल में बैलेंस है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बीच। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। अब अपने कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि यूके में पार्लियामेंट और एब्सोल्यूट सोवर्निटी है लेकिन इंडिया में नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और पार्लियामेंट उसका क्या है, क्रिएचर है। पार्लियामेंट के पावर्स वास्ट हैं पर अनलिमिटेड नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर कराता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या करे, इंटैक्ट रहे। ठीक है, यहीं पर हमारे सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या बताना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच टू डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो ये अप्रोच ये समझाने की कोशिश करता है कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं है, बल्कि पावर रिलेशन, क्लास स्ट्रक्चर और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का रिजल्ट है। अब इसमें ये सवाल उठाते हैं ये लोग कि कि कौन जीत रहा है, ठीक है, कौन हार रहा है और क्यों, उनके रीजंस। ये अप्रोच जो है हमारी, वो हमारी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और मार्केट बेस्ड न्यूरलिज्म की क्या करती है, क्रिटिसाइज से निकलती है। और इनइक्वालिटी, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट को क्या रखती है, सेंटर में रखती है। ठीक है, modernization theory and later of market-centric neoliberalism, political economic growth found inequality, exploitation and conflict as center। ठीक है, ये क्या करती है, इसको सेंटर में रखती है। फिर है हमारा द ग्लोब डिवाइड। द ग्लोब डिवाइड में हमें देखना है कि दुनिया क्या है, हमारी एक हायरार्कियल वर्ल्ड सिस्टम में डेवलप हुई है, जैसे कि हमें पता ही है। तो सबसे पहले कॉलोनिज्म के टाइम पे जो रिसोर्सेज और वेल्थ, ग्लोबल साउथ में क्या था, ग्लोबल साउथ में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे कि हमारी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और लैटिन अमेरिका हो गई। वहां से हमारे ग्लोबल नॉर्थ जो कि है हमारी यूरोप और यूएसए, वहां चला गया था। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें तो ट्रेड अनइक्वल ही है, टेक्नोलॉजी गैप काफी ज्यादा है और जो फाइनेंस और हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नॉर्थ के हाथ में ही आज भी है। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने शायद लिखी भी है इम्पोर्टेंट थ्योरीज 3, जो कि है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कोर फेरी वाली। ठीक है, कोर फेरी वाली जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, इसमें क्या था, जो रिच कंट्रीज है वो हमारी कोर कहलाती हैं और जो पुअर कंट्रीज है वो हमारी पेरीफेरी कहलाती है, और सरप्लस जो है हमेशा हमारे कोर में ही जाता है। सेकंड वी हैव डिपेंडेंसी थ्योरी, जो किसने दी है हमें, एंड्रे गंडर फ्रैंक ने दी है। ये कहते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज का डेवलपमेंट है और जो अंडर डेवलप कंट्रीज का एक्सप्लोटेशन पर ही वो बेस्ड करता है। ठीक है, फिर है हमारी स्ट्रक्चरल, जो कि हमें दिया प्री-बाइसिच ने। ठीक है, ये कहते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा किस पे डिपेंड करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें आज की, तो आज भी ये जो डिवाइड है हमारे, जैसे एमएनसी कंट्रोल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे हो गए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही मेंटेन होता है। जो हमारे अंडर डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर का रिजल्ट है, ठीक है, ये कोई नेचुरल स्टेज हमारी नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। इस पे हमने फर्स्ट लिखा है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेंस। इसमें फर्स्ट है हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रूट्स, जो कि हमें कौन बात करते हैं, स्मिथ हो गए, हमारे रिचार्डो हो गए और मार्क्स हो गए। ये कहते हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सोशल रिलेशन से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। मार्क्स का जो सरप्लस वैल्यू थ्योरी है वो अभी भी रिलेवेंट मानी जाती है। देन वी हैव मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोचेस। इसमें कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारे क्लास स्ट्रगल पर, ठीक है। इंपीरियलिज्म एक्यूमुलेशन का क्या है, कैपिटल है। फिर है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। इसमें है कि क्या क्या डिपेंडेंसी थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ सेंटर लिंक्ड टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरी कॉल्स फॉर डिंकलिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड नेगोशिएटेड डिपेंडेंट डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि ये सजेस्ट करते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी है कि डिंकलिंग फ्रॉम ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम और रिफॉर्म बेस्ड डिपेंडेंट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, जो हमें किसने दिया है, वॉलस्ट्रेन ने दिए। ये बोलते हैं कि एंटायर वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हुआ है, इंटीग्रेटेड है, जैसे कि हमारे कोर, हमारी सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी के थ्रू। देन वी हैव स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिक्स, जो कि है ECLE। ये कहते हैं कि जो हमारे ट्रेड टर्म्स हैं वो क्या करते हैं, डेट्रोइट करते हैं फॉर लेट डेवलपर्स के लिए। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी हमारी काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सारे आप क्या लिख सकते हो, थ्योरीज भी लिख सकते हो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं हमारा रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट, कि स्टेट का क्या रोल है हमारे डेवलपमेंट में। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेट को एक नेचुरल मतलब जो हमारा रोल ऑफ स्टेट, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेट को क्या मानती है, न्यूट्रल मानती है, न्यूट्रल। अब हम आ जाते हैं अपने रोल ऑफ स्टेट पे, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेट को न्यूट्रल नहीं मानता, ठीक है। स्टेट पॉलिसीज क्या करती है, डोमिनेंट क्लास और जो कास्ट एलाइट के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कराती हैं। फर्स्ट है, हम देख सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये क्या है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और कैपेसिटी बिल्डिंग है। फिर हमारा प्रीडेटरी स्टेट में हम मान सकते हैं करप्शन, रेट सिंकिंग और अलाइड कैप्चर होता है। फिर है हमारा एम्बेडेड ऑटोनॉमी में क्या कहा है इन्होंने, पीटर वेंस ने, इन्होंने कहा है कि बेस्ट स्टेट्स वो हैं जो ब्यूरोक्रेट कैपेसिटी के साथ क्या करती है, सोसाइटल एंगेजमेंट बैलेंस करती हैं। फिर है हमारा, ठीक है, जो पीटर एवेंस ने कहा है। फिर है हमारा रेगुलेशन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म, ट्रेड प्रोटेक्शन, सोशल प्रोविजंस, लेबर राइट्स, ये सब चीजें इसमें आती है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर के रूल्स क्या है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, पब्लिक गुड, पॉलिटिकली कंटेस्टेड, ठीक है। ग्लोबल कंस्ट्रेंट में क्या है कि ग्लोबल कंस्ट्रेंट भी है कि WTO रूल्स, MFA कंडीशंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स नेशनल पॉलिसी को क्या करती है, लिमिट करती है। सब नेशनल डायनामिक्स की बात करें तो जैसे फेडरलिज्म, कास्ट पॉलिसीज हो गई, ठीक है, लोकल ब्रोकर्स हो गए, इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं और अपना कंक्लूजन भी। स्ट्रेंथ बता सकते हैं, स्ट्रेंथ ये है कि पावर रिलेशन को एक्सपोज कराता है, ठीक है, डोमेस्टिक और ग्लोबल लिंक समझाता है, परसिस्टेंट इनइक्वालिटी को क्या करता है, का लॉजिक एक्सप्लेन करता है। फिर इसमें वीकनेसेस भी बता सकते हो आपकी, कभी कभी जो ओवर जनरलाइजेशन होता है इसमें, जैसे कि एलाइट कंट्रोल पे ज्यादा फोकस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, एक्विजिशंस हो गए, ठीक है। कुछ परसेप्शंस भी बता सकते हो जैसे कि डिंकलिंग हो गए प्रैक्टिकल में
नहीं है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल और पावर बेस्ड एनालिसिस हमें देता है। लेकिन बेस्ट तब है ये जब जेंडर, इकोलॉजी और कल्चरल एक साथ क्या करे, कंबाइन करें। क्वेश्चन पे जो कि है हमारा, जुडिशरी इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन फॉर सेफ गाइडिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक बार जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। मेरे को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको इजीली अवेलेबल होती रहेंगी। इस आंसर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें जेनेसिस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, कि जो हमारी जुडिशरी है उसकी शुरुआत कैसे हुई इंडिया में। कॉलोनियल लेगेसी की बात करें तो जो हमारा इंडियन जुडिशरी है उसका ओरिजिन हमारे ब्रिटिश पीरियड से ही हो गया था। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन बाद में ये 1861 में हाई कोर्ट एक्ट के अंदर इसको प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश सिस्टम ने हमें क्या दिया, रूल ऑफ लॉ दिया और जुडिशियल इंडिपेंडेंसी के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रेमवर्क की बात करें, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया ने कब लागू किया था, 1950 में किया था। तो जिसमें हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, इंटरप्ट करती है और फंडामेंटल राइट्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। आर्टिकल 32 की बात करें तो हम इसमें क्या हुआ था, जो कि हमें कहता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर किसी भी लॉ को हम क्या करें, वॉयलेट करें। और आर्टिकल 2 to 6 कहती है कि हाई कोर्ट्स में भी रेमेडी मिलती है। ठीक है, वहाँ पे भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब अगर हम इसके की रोल की बात करें तो इसमें जुडिशरी क्या है, एक वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है जो इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर, जो कि क्या है हमारा पार्लियामेंट और असेंबलीज, और हमारा एग्जीक्यूटिव जो कि कौन है, हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में काम करे, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करे। कौन कौन, हमारा लेजिस्लेचर भी और हमारा एग्जीक्यूटिव भी। फिर हम आते हैं जुडिशरी एज अ प्रोटेक्टर ऑफ राइट, कि जो जुडिशरी है वो हमारे राइट्स का क्या है, प्रोटेक्टर है। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें सबसे पहले, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो कोर्ट जो है वो किसी भी लॉ को क्या इनवैलिड और स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर उसे क्या लगे कि फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, वो वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें हम अपना केशवानंद भारती केस भी देख सकते हैं जो कि कहता है कि पार्लियामेंट को पावर्स की, जो पार्लियामेंट के पावर्स है वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकती है, वो तोड़ नहीं सकती। जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट को। उसके बाद हम अपना PIL देख सकते हैं। ठीक है, PIL विच इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या बोलता है कि कोर्ट्स ने लोकस स्टैंडिंग रिलैक्स करके आम लोगों को, NGOs को, दूसरे को एक बिहाफ पे क्या किया, केस फाइल करने दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मेनका गांधी का भी केस लिख सकते हैं जो कि 1978 में हुआ था, कि इन्होंने क्या कहा था कि प्रोसीजर ऑफ लॉ को जस्ट, फेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ठीक है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ब्रॉड इंटरप्ट करने का क्या किया, इन्होंने रास्ता खोला। PIL क्या किया, PIL एरा को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ा इसके थ्रू। फिर हम आ जाते हैं अपने ह्यूमन राइट एक्सपेंशन अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसकी बात करें तो राइट ऑफ लाइफ का मतलब है जीना, नहीं सिर्फ क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी जैसे राइट्स को भी इंक्लूड करना। ठीक है, इस राइट के अंदर वो ये सारे राइट्स हमारे इंक्लूड किए गए। ठीक है, इस पे काफ़ी सारे जजमेंट्स भी हुए। ठीक है, आर्टिकल 21 को हम गोल्डन ग्रोथ भी कहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी हमारी। फिर चेक्स ऑन आर्बिट्री पावर, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये क्या दिया, हमारा रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हुआ था इसमें, हेबेस कॉर्पस हुई थी ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब हम आ जाते हैं अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स पे। ठीक है, और क्यों ये ज़रूरी थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, इसमें हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो जुडिशरी इफेक्टिव है, ठीक है, पर कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जो इसको क्या करते हैं, क्रेडिबिलिटी और रीच को कम करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट केस बैकलॉग, देश में लगभग 4.5 से ज़्यादा लोग करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है। ठीक है,
ठीक है, जिसकी वजह से जस्टिस भी डिलेड हो रहा है और जस्टिस डिनाइड भी किए जा रहे हैं। केस बैकलॉग। उसके बाद है हमारा एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में जो कोर्ट जाना बहुत महंगा है, ठीक है, लॉयर की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब, रूरल और वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है पे करना। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या आएगा अब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में कि जो हमारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जजेस अपॉइंट जजेस पर क्या किया, ओपेक होने का आरोप है, जिसे लोग डिमांड करते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। उसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कि जजेस कम है, स्टाफ कम है, टेक्नोलॉजी कम है और हमारा डिजिटलाइजेशन भी इनकम्प्लीट है, कोर्ट रूम इंसफिशिएंट नहीं है। ये सब स्पीड और क्वालिटी दोनों को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एजेंडा फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या करती है, हमारे स्ट्रेंथन कैपेसिटी, जजेस की संख्याएं बढ़ाएं, ठीक है, ई कोर्ट्स, डिजिटल फाइलिंग, AI बेस्ड केस ट्रैकिंग अडॉप्ट करने चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ठीक है। कुछ लोग क्या है, रिफॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे कि NJAC टाइप मॉडल की बात करते हैं। वो क्या करती है, हमारे इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि है ADR। ये क्या करता है, हमारा मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत से क्या करते हैं, छोटे झगड़े जल्दी निपटा सकते हैं। कोर्ट्स का लोड क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है हमारा स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस से होगा कि जो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स को देखें, जैसे कि हमारे वुमेन हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, या करप्शन के लिए, ये सब टाइम बाउंड केस मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट क्या करें, इसमें एडजोर्नमेंट रूल्स बनाए जाए। फिर लीगल एड है कि गरीब और वनरेबल ग्रुप्स को क्या किए, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाए। एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी में जो हमारे जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है, कंप्लेंट्स रेडरेस मैकेनिज्म है, इन हाउस इंक्वायरी को क्या करें, ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट बनाया जाए, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट बनाया जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने कंक्लूजन पे, कि जो इंडिया की जो जुडिशरी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल विजन से ही एमर्ज्ड हुई है, ठीक है, जहां फंडामेंटल राइट्स को क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स इंश्योर करना उसका क्या है, कोर काम है। इसी वजह से वो सिटीजन्स के राइट और इंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा मजबूत रक्षक मानी जाती है। लेकिन अगर हम बैकलॉग, कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इशू सॉल्व नहीं करेंगे तो लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एफिशिएंट डेमोक्रेसी, जुडिशरी ही डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या कर सकती है, बचाए रख सकती है। इसमें आप ये ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हो। शायद आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड ओपिनियन। ठीक है, हमें क्या बताना है, मीडिया का रोल बताना है कि कैसे वो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मीडिया को क्या कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। वो स्टेट, वो सरकार और वो सिटीजन्स के बीच क्या करता है, ये एक लिंक का काम करता है जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और उनकी आवाज क्या करती है, सरकार तक ले जाता है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बाद जो मीडिया का स्कोर प्रिंट है, ठीक है, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर हो गया, से बढ़कर कहाँ पे चला गया, रेडियो, टीवी पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर, और अब डिजिटल और सोशल मीडिया तक भी चला गया, ठीक है, जिससे इसका जो इम्पैक्ट है वो डेमोक्रेसी पर और ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर हम मीडिया और डेमोक्रेसी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। ये क्या करती है, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोगों को इन्फॉर्म्ड हो। ठीक है, जैसे हमारे मीडिया, न्यूज़, एनालिसिस, डिबेट प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, प्रोवाइड कराता है, जिससे लोग सोच समझकर वोट करें और रिएक्ट करें। वॉचडॉग फंक्शन, इसमें क्या होता है, मीडिया सरकार यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर नजर रखते हैं, जैसे करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज कराते हैं। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो। देन वी हैव एजेंडा सेटिंग।
एजेंडा सेटिंग, मीडिया कौन से इश्यू को फ्रंट पेज पर या फिर प्राइम टाइम देता है, उसे पॉलिसी प्रायोरिटीज शेप होती हैं। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्टर्स, इन्वायरमेंटल इशू, वुमेन सेफ्टी। जब मीडिया हाईलाइट करता है तब सरकार पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है एक्शन लेने का। फिर है हमारा पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, जैसे एडिटोरियल्स हो गए, टीवी डिबेट्स हो गए, ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों की सोच, एटीट्यूड और वोटिंग बिहेवियर को क्या करती है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इलेक्शन मूड मीडिया को क्या करता है, नरेटिव से इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, विच इज मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड द प्रेस। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड द प्रेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रेस एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एक फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का कोर टूल है। अगर प्रेस फ्री है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। देन वी हैव इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है, इन डेप्थ रिपोर्टिंग स्कैंडल्स जैसे पॉलिसी फेलर्स, राइट वायलेशंस का को ये सामने लेकर आती है। एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने, जैसे पनामा पेपर्स, ठीक है, ग्लोबल टैक्स इन्वेजन और ब्लैक मनी डिबेट्स इसमें दिखती हैं। और निर्भया केस मीडिया कवरेज 2012 में, जैसे पब्लिक प्रेशर पे बना, ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किए गए 2013 में, किसके उसमें, रेप लॉज के अंडर, ठीक है, रेप लॉज को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं इसके लिमिटेशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इसमें क्या है, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट कंट्रोल, जैसे कि एड रेवेन्यू चेस करता है, टीआरपी रेज होती है, ठीक है, फिर सेंसेशनलिज्म होता है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ और पेड न्यूज़ क्या करी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। पॉलिटिकल बायसनेस की बात करें तो मीडिया ओनरशिप कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज या बिजनेस हाउसेज से क्या होती है, लिंक्ड होती है, इसलिए वो क्या करती है, सिर्फ सिलेक्टिव कवरेज ही हमें दिखाती है। उसके बाद अगर हम देखें थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम, इसमें है कि डिफेमेशन लॉज जैसे डिफेमेशन लॉज, सैडिनेशन टाइप मिसयूज और प्रेशर रेड्स, ये सब क्रिटिकल रिपोर्टिंग को क्या करती हैं, डैम्पेन कर सकती हैं। थ्रेटन टू प्रेस फ्रीडम, गवर्नमेंट समटाइम मिसयूज लॉज टू कर्ब क्रिटिसिज्म, ठीक है, गवर्नमेंट कभी कभी मिसयूज करती है लॉज का क्या कर्ब करने के लिए, ठीक है, न्यूज़ को छुपाने के लिए। उसके बाद है हमारा न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड डेमोक्रेसीज। सबसे पहले है राइज ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने क्या किया, कम्युनिकेशन को रियल टाइम, इंटरैक्टिव और मास रीच बहुत ज़्यादा बना दिया गया। लीडर्स, मिनिस्टर डायरेक्टली लोगों से बात करते हैं, ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी, इसमें क्या है, ऑनलाइन कैंपेन से ओपिनियन जल्दी बिल्ड होते हैं, जैसे पॉलिसी रिस्पॉन्स स्पीड अप होती है, ठीक है, इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया #MeToo, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब वाला आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। देन वी हैव सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म में कॉमन लोग ग्राउंड से वीडियो फोटो डालकर इश्यूज हाईलाइट करते हैं, जैसे कि हमारे रोड्स हो गए, लोकल करप्शन हो गए, डिजास्टर्स सीन्स हो गए, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया का क्या है, ये मोनोपोलोजी टूटी है, जिससे बॉटम अप इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे चैलेंजेस की। न्यू मीडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने अभी जो हमारे वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें भी देखा कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई। वेरिफिकेशन के बिना ही वायरल पोस्ट पब्लिक डिबेट को क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, हेट या पैनिक स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे डिजिटल डिवाइड। अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करें तो इसमें क्या होता है, हर किसी के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या फिर वो क्या होता है, लिटरेसी नहीं होती। जो कनेक्टेड हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और जो जिनके पास नहीं है ये सब रिसोर्सेज, उनकी आवाज़ क्या होती है, एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अल्गोमेट्रिक बायसेस, इसमें क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि सेंसेशनल हो गई, पोलराइजिंग कंटेंट के ऊपर आता है, ठीक है। बैलेंस डिस्कशन दब जाती है। उसके बाद हम इस आंसर को ख़त्म कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के साथ, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मीडिया के सारे रूप हैं, जैसे कि प्रिंट कराना, ब्रॉडकास्ट कराना, डिजिटल, सोशल, जो कि क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बनाने का और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में क्या करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करता है। जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल प्रेस की अगर हम बात करें, अभी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि न्यूज़ मीडिया ने इन्फॉर्मेशन को क्या किया,
यहाँ पे आप लास्ट में अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए और आपको कौन से पेपर कोड के लिए चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।